प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है, मान लीजिए कि एबीसी त्रिभुज जो है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। हमने दोस्तों प्रमेय 6.6 के वीडियो में सिद्ध किया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप दे रखे हैं। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ एबीसी, उसका जो अनुपात होगा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ डीईएफ, वो किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमें बीसी ज्ञात करना है। तो बीसी, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा अक्षर लिया ऊपर, तो नीचे भी दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ईएफ। ठीक है, तो बीसी बटे ईएफ के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बीसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बीसी आ रहा है हमारा दूसरा और तीसरा अक्षर, तो बट्टे में भी दूसरा तीसरा अक्षर रखेंगे नीचे वाले त्रिभुज का, तो वो है ई और एफ, तो बट्टे में रखा ई एफ, तो इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, प्रमेय 6.6 से। अब दोस्तों हमें सब चीजें दे रखी है बीसी के अलावा, तो हम सबका मान रख देंगे। ठीक है, तो हमने रख दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रख दिया 64। त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने रख दिया 121 बराबर। बीसी हमें ज्ञात करना है और ईएफ जो है वो हमें दे रखा है, पर ईएफ का मान अभी हमने रखा नहीं, अभी हम आगे रखेंगे। ठीक है, इसका वर्ग लिख दिया। ठीक है, बस अब हमने बराबर के दाएं और बाएं को आपस में बदल दिया। तो 64/121 बराबर है बीसी बटे ईएफ के वर्ग के, तो हमने लिख दिया बीसी बटे ईएफ का वर्ग बराबर होगा 64/121 के। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो बीसी बटा ईएफ का वर्ग हट जाएगा वर्गमूल लेने पे, तो बीसी बटा ईएफ बचेगा और दाईं तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो दाईं तरफ हमने अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट 64/121। ठीक है, अब बीसी बटा ईएफ बराबर, ठीक है, तो ईएफ की जगह हम कितना रख देंगे? अब ईएफ कितना दे रखा है हमें? 15.4 सेंटीमीटर, तो बीसी बटा ईएफ की जगह रख दिया हमने 15.4 सेंटीमीटर बराबर। अंडर रूट के अंदर 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8, 8 64 होता है, और बटे में 121 को लिख सकते हैं हम 11 गुणा 11, क्योंकि 11 गुणा 11 होता है 121। ठीक है, अब बीसी बटे 15.4, अब अंडर रूट में से देखो 8 गुणा 8 है तो एक 8 बाहर आ जाएगा, और बटे में 11 गुणा 11 है तो 11 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 8/11। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 15.4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा बीसी बराबर 8 गुणा 15.4, ऊपर चला गया, बटे में 11 है तो बटे में 11 लिख दिया। अब 8 गुणा 15.4 करेंगे तो हमें मिलेगा 123.2, तो बीसी हो गया हमारा 123.2 बटे 11। अब 123.2 में आप 11 का भाग दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 11.2। ठीक है, तो बीसी आ गया हमारा 11.2 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों, यही हमें ज्ञात करना था बीसी, तो बीसी आ गया हमारा 11.2 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है एक समलंब एबीसीडी, तो हमने एक समलंब बना लिया एबीसीडी जिसमें ए बी डीसी के समांतर है, ए बी और डीसी समानांतर हैं। के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके दो विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम बिंदु ओ मानेंगे प्रश्न के अनुसार। यदि ए बी बराबर 2 सी डी हो, ए बी की लंबाई हमें सी डी की लंबाई की दोगुनी दे रखी है, तो त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन दोनों त्रिभुज एओबी ये और त्रिभुज सीओडी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं कि नहीं। अगर समरूप हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रश्न को हल करना आसान होगा। तो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए, कोण बीएओ, ये वाला कोण बराबर कोण डीसीओ,
ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब एकांतर कोण है कैसे, ए बी और डी सी दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा AC काट रही है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों एकांतर कोण फिर बराबर होंगे, क्योंकि ABDC दो समांतर रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण BAO बराबर होगा कोण DCO के। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया। अब कोण AOB, ये वाला कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। ठीक है, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया A। अब यहाँ पर लग जाएगी हमारी A कसौटी, एंगल एंगल कसौटी से, उससे दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। क्रम क्या होगा, देखो तीन तीन अक्षर के हैं कोण, तो बीच बीच वाला अक्षर पकड़ेंगे। तो पहले पकड़ा A, फिर पकड़ा O, तो AO पकड़ लिया। फिर AOB में त्रिभुज में क्या रह गया B, तो अंत में हमने B रख दिया। समरूप होगा त्रिभुज, बीच वाला अक्षर पकड़ा C, फिर पकड़ा O, CO। फिर त्रिभुज COD में CO पकड़ लिया तो क्या बच गया D, तो हमने लिख दिया D। तो त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। तो त्रिभुज AOB समरूप आ गया हमारा त्रिभुज COD के। ठीक है, ये आ गया। अब हमने दोस्तों प्रमेय 6.6 में सिद्ध किया था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ AOB, उसका अनुपात त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होगा, इन दोनों जो दोनों त्रिभुज समरूप आए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज AOB बटे त्रिभुज COD, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला और अंतिम अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, तो AB आ जाएगा ऊपर, नीचे भी वही पहला और अंतिम लेना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा CD। तो AB बटा CD के वर्ग के बराबर होगा। अब हमने AB और CD क्यों लिया, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है AB बराबर 2CD। ठीक है, तो इसी से हमारा हल होगा आगे। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, प्रमेय 6.6 से। ठीक है, तो हमने पहला और अंतिम अक्षर लिया AB, तो नीचे भी पहला और अंतिम अक्षर लेंगे CD। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है AB बराबर 2CD। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर AB की जगह क्या रख देंगे, 2 गुणा CD रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर, AB की जगह रख दिया 2CD, बटे में CD है ही, और उन दोनों का वर्ग। ठीक है, तो अब CD से CD कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बचेगा, 2/1। तो हमारा अनुपात आ जाएगा त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल का अनुपात बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 2/1 का वर्ग। ठीक है, 2/1 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4/1। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के कितना होगा, 4/1। क्योंकि ये 4/1 आया तो हमारा अनुपात में पूछा है हमसे ना, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा हमारा 4/1। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, 4/1। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.44 में। ठीक है, ये एक आकृति है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं। देखो ABC बना हुआ है BC आधार पर, और DBC दूसरा त्रिभुज ये भी बना हुआ है BC आधार पर। ठीक है, यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि AD BC को O पर AD जो है वो BC को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, बिंदु O पर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो दर्शाइए कि ABC का जो क्षेत्रफल है, ये ऊपर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, बटे DBC का जो क्षेत्रफल है, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर होगा, AO बटे DO के, AO बटे DO के बराबर होगा ये। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो रचना हम पहले कर लेते हैं। एक BC पर एक लंब डालेंगे AC, AE, A से लंब डालेंगे AE। ठीक है, कहाँ पर, BC पर। ठीक है, तो एक लंब डाला हमने BC पर AE। ठीक है, A से लंब डाला AE, कहाँ पर, BC पर। फिर दूसरा लंब डाला हमने DF, D से लंब डालेंगे BC पर, BC पे एक और लंब डालेंगे DF लंब BC पर। ठीक है, तो BC पर एक और लंब डालेंगे कहाँ से, D से।
ठीक है, तो एक और लंब डाल दिया डी एफ। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार 1/2 तो लिख दिया हमने, गुणा आधार, आधार कितना है बीसी, और आधार पर लंब क्या है एई, तो आधार की जगह रख दिया बीसी और ऊंचाई हो गई हमारी एई। ठीक है, लंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है। अब त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीसी ये है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा 1/2 लिख दिया गुणा आधार, इसका भी आधार कितना है बीसी है, और इस आधार से ऊंचाई कितनी है डीएफ। ठीक है, ऊंचाई कितनी है डीएफ, क्योंकि लंब जो डाला है वो हमने डीएफ डाला है, तो ऊंचाई की जगह लिख दिया हमने डीएफ। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में भाग दे देते हैं त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 1/2 गुणा बीसी गुणा ई, तो वो लिख दिया, बट्टे में क्या लिख देंगे, जो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा बीसी गुणा डीएफ, तो हमने लिख दिया 1/2 गुणा बीसी गुणा डीएफ। अब देखिए 1/2 ऊपर है 1/2 नीचे, आपस में कट जाएगा, बीसी ऊपर है बीसी नीचे, आपस में कट जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा एई बटा डीएफ, क्योंकि यही शेष रह जाएगा एई बटा डीएफ। ठीक है, इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज ईओए। ठीक है, त्रिभुज ईओए ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एफओडी इस त्रिभुज में। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, कोण ई बराबर कोण एफ। देखिए कोण ई कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि लंब है ये, और कोण एफ भी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों कोण कितने के होंगे, हमने बाहर दिखाया पर ये अंदर वाले कोण होंगे दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, जगह नहीं थी तो अंदर नहीं दिखा पाए हम ना, पर इधर वाला कोण 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, उसी प्रकार ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण ई बराबर कोण एफ दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल के लिए हमने ए लिख दिया कोण के लिए, और कोण ओ बराबर कोण ये वाला कोण ओ, ठीक है, इस वाले कोण ओ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने लिख दिया कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। ठीक है, अब दो एंगल बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो ए कसौटी से दोनों जो त्रिभुज हैं वो हमारे समरूप हो जाएंगे। क्रम देख लेते हैं, ई ओ। ठीक है, ई ओ लिखा, अब त्रिभुज में क्या बच गया ए, तो अंत में ए लिख दिया, तो त्रिभुज ई ओ ए समरूप होगा त्रिभुज एफ ओ। ठीक है, दोनों कोणों का पहला पहला अक्षर मतलब जो भी अक्षर है वो लिखा एफ ओ उसी क्रम में, फिर त्रिभुज एफ ओ डी में क्या बच गया डी, तो अंत में लिख दिया डी, तो त्रिभुज ई ओ ए समरूप होगा त्रिभुज एफ ओ डी के, किस कसौटी से ए कसौटी से। अब दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं तीसरा अक्षर फिर दूसरा अक्षर, यानी कि ए ओ। ठीक है, तो ए ओ लिखा, बट्टे में फिर दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे, तीसरा और दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर है डी दूसरा है ओ, तो बट्टे में लिख दिया डी ओ बराबर। ठीक है, फिर तीसरा और पहला अक्षर लिख रहे हैं, तीसरा अक्षर है ए पहला है ई, तो ए ई, बटे में दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, तीसरा और पहला, तीसरा है डी और पहला है एफ, तो बटे में लिख दिया हमने डी एफ। ठीक है, तीसरा डी है पहला एफ है तो डी एफ, तो बटे में डी एफ लिख दिया, तो हमें मिल रहा है एओ बटा डी ओ बराबर ए ई बटा डी एफ। इसे कह देंगे हम समीकरण 2। दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, दोनों में दाईं तरफ क्या है ए ई बटा डी एफ, ए ई बटा डी एफ, तो इसका मतलब क्या है दोनों के बाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा एओ बटा डीओ के, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं एई बटे डीएफ के। तो हमारा आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटा डीओ, और दोस्तों प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, तो दोस्तों यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ हैं जो कि समरूप है, जो प्रश्न में दिया गया है। तो जो दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं वो हमने मान लिया, एक त्रिभुज है हमारा एबीसी और दूसरा है डीईएफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया गया है हमको कि इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है, अब दोस्तों
प्रमेय 6.6 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हमने वहां निकाला था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर कौन से त्रिभुज समरूप हैं, एबीसी और डीएफ, तो एबीसी और डीएफ का जो क्षेत्रफल होगा दोनों त्रिभुजों का वो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा प्रमेय 6.6 से। ठीक है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा डी पहला और दूसरा अक्षर लिया का वर्ग बराबर दूसरा तीसरा अक्षर लेंगे बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर तीसरा और पहला अक्षर लिया सी ए और एफ डी, सी ए बटे एफ डी का वर्ग। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न में दे रखा है दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिभुज डी एफ का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, एबीसी का क्षेत्रफल, तो हमने यहाँ नीचे बट्टे में रख दिया एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, बाकी चीज वैसे की वैसे ही लिख दी हमने। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी एबीसी का क्षेत्रफल है और नीचे भी एबीसी का क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा एक। ठीक है, तो हमने लिख दिया एक बराबर में बाकी पद लिख दिए जो थे। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे, ये बराबर में एक बाईं तरफ है तो इसको दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बस तो हमने लिख दिया बाकी सारे पद एक साथ लिख दिए और बराबर एक को दाईं तरफ लिख दिया। अब हम एक एक करके ये जो तीन पद हैं बराबर में इन तीनों को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी बटा डी का वर्ग बराबर एक। ठीक है, बराबर एक लिख लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये इधर क्या बचेगा ए बी बटा डी, और एक का अंडर रूट एक ही होता है। ठीक है, तो ए बी बटा डी आ जाएगा एक। अब डी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, एक से गुणा होगा तो डी रह जाएगा, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा डी। इसी प्रकार अब दूसरा पद ले लेते हैं बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर एक, तो हमने ले लिया बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर एक। यहाँ पर भी दोनों तरफ जो है अंडर रूट ले लेंगे, तो बी सी बटा ई एफ का अंडर रूट लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। ठीक है, घात दो हट जाएगा तो बचेगा बी सी बटा ई एफ, और एक का अंडर रूट एक ही होता है। ठीक है, अब ई एफ को दाईं तरफ ले जाएंगे तो एक से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो एक से गुणा होगा तो ई एफ ही रहेगा, तो बी सी बराबर हमें मिलेगा ई एफ। अब तीसरे पद को देख लेते हैं, तीसरा पद है सी ए बटे एफ डी का वर्ग बराबर एक, वो लिख लिया हमने। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ अंडर रूट लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो सी ए बटा एफ डी बराबर आ जाएगा एक, क्योंकि एक का अंडर रूट एक ही होता है। अब एफ डी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो एक से गुणा होगा ऊपर जाके, एक से गुणा होगा तो एफ डी गुणा एक एफ डी होगा, तो सी ए बराबर आ जाएगा हमारा एफ डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम, ए बी बराबर डी निकाला था हमने। ठीक है, तो ए बी बराबर डी लिख दिया, भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया हमने। फिर हमने निकाला था बी सी बराबर ई एफ, तो हमने लिख दिया बी सी बराबर ई एफ, भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया। फिर हमने निकाला था सी ए बराबर एफ डी। ठीक है, तो हमने सी ए बराबर एफ डी लिख दिया, भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो है एस 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 नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, एस 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 नियम के द्वारा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका क्रम देख लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, हमें तो इतना ही सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। फिर भी क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं, तो ए बी सी, इधर भी पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, दर्शाना था। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों हमने एबीसी, यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु ले लिया हमने डी, बी सी का मध्य बिंदु क्या है ई, तो बी सी का मध्य बिंदु ले लेंगे ई, और सी ए का मध्य बिंदु क्या है एफ, तो सी ए का मध्य बिंदु ले लिया एफ। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि त्रिभुज डीएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डी और एफ को मिला दिया हमने, डी और ई को मिला दिया और ई और एफ को मिला दिया। ठीक है, अब एक ये त्रिभुज बन गया डी एफ। ठीक है, तो इस त्रिभुज डी एफ का और त्रिभुज एबीसी जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने को हमसे कहा गया है। तो दोस्तों कक्षा 9 में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय हमसे दो बात कहती थी, उन दोनों बातों में से हमें एक बात की आवश्यकता है यहाँ पर,
कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है और उसके समांतर भी होता है। ठीक है, पर हमें समांतर की आवश्यकता नहीं है, हमें आधे की आवश्यकता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। ये मध्य बिंदु प्रमेय में हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो डी है, ठीक है, वो सी ए का आधा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी और बी सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि ए सी का आधा होगा, यानी कि डी जो है वो सी ए या ए सी का आधा होगा। तो हमने लिख दिया डी बराबर 1/2 सी ए। उसी प्रकार, ठीक है, क्या करेंगे हम, सी ए को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, बाईं तरफ आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो डी बटा सी ए कितना आ जाएगा, 1/2। तो डी बटा सी आ गया हमारा 1/2। अब आप ध्यान दीजिए इसमें ई एफ में और ए बी में। ठीक है, देखो ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अर्थात ई एफ त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात ए बी का आधा होगा। तो हमने लिख दिया ई एफ बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, अब ए बी को बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो ई एफ बटा ए बी हो जाएगा 1/2। अब हमने लिखा एफ डी बराबर 1/2 बी सी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो डी और एफ, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि बी सी का आधा होगा। तो हमने लिख दिया एफ डी। ठीक है, एफ डी बराबर 1/2 बी सी, ये लिख दिया हमने। अब बीसी को बाईं तरफ लाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो एफ डी बटा बीसी हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए त्रिभुज डी एफ त्रिभुज सी ए बी में। ठीक है, त्रिभुज डी एफ ये वाला और त्रिभुज सी ए बी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, डी एफ ये पीला पीले से हमने दर्शा दिया। अब यहाँ देखिए डी बटा सी ए 1/2 है, ई एफ बटा ए बी भी 1/2 है, एफ डी बटा बी सी भी 1/2 है। तो यहाँ हमने लिख दिया डी बटा सी ए बराबर ई एफ बटा ए बी बराबर एफ डी बटा बी सी बराबर 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एस 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है। कितना है, 1/2, बराबर अनुपात में है। ठीक है, अब आ जाती है बात क्रम की। ठीक है, तो देखो ऊपर देखिए ध्यान से, पहले हम डी से चले ई, फिर ई से चले एफ, फिर एफ से वापस आ गए डी पर। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, पहला पहला अक्षर पकड़ लीजिए डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ। दाईं तरफ भी देखिए सी से चले ए, फिर ए से चले बी, फिर बी से आ गए सी पर। तो पहला पहला अक्षर पकड़ लीजिए सी ए बी, तो लिख दिया हमने सी ए बी। तो त्रिभुज डी एफ समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के। त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने प्रमेय 6.6 के वीडियो में सिद्ध किया था कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने वहां पर सिद्ध किया था। तो त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज सीएबी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीएबी का क्षेत्रफल बराबर डीई बटा सीए का वर्ग बराबर ईएफ बटा एबी का वर्ग बराबर एफ डी बटा बीसी का वर्ग। ठीक है, अब ये तीनों का अनुपात कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो इनकी जगह क्या रख देंगे हम, 1/2। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है कितना आ गया हमारा, 1/2 के वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने त्रिभुज सी ए बी का क्षेत्रफल लिखा था। ठीक है, त्रिभुज सी ए बी, ठीक है, या कह लें त्रिभुज एबीसी एक ही बात है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वही रहेगा। क्षेत्रफल के लिए क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम त्रिभुज सी ए बी का क्षेत्रफल कहें या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ हमने बट्टे में लिख दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, सीएबी की जगह एबीसी कर दिया। क्रम का कोई महत्व नहीं है क्षेत्रफल में। ठीक है, बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो सीएबी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, वही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिभुज तो वही है। तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीएबी की जगह हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी यहाँ पर। ठीक है, और डी बटा सी ए कितना है, 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2 और वर्ग है तो वर्ग लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, एक का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग होगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 1/4। यानी कि त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया, 1/4। तो हमने लिख दिया त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1/4। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का दोस्तों, 1/4। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर, ये समरूप हैं क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के। तो वो दो त्रिभुज हमने मान लिया, एक एबीसी त्रिभुज है और एक पीक्यूआर त्रिभुज है। तो दोस्तों एडी एक माध्यिका होगी जो ए से डाली गई माध्यिका होगी त्रिभुज एबीसी में, जो बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो एडी एक माध्यिका है, ठीक है, जो बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब जो है बीडी और डीसी बराबर होंगे, या हम कह लें कि जो बीडी है वो बीसी का आधा होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया बीडी बराबर 1/2 बीसी। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में माध्यिका कौन सी है, पीएम। ठीक है, पी से खींची माध्यिका, तो जो एम है ये क्यूआर को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्यू एम और एम आर बराबर होंगे आपस में, या फिर हम कह लें कि क्यू एम जो है क्यू आर का आधा होगा 1/2। तो हमने लिख दिया क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये हम अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। तो हमने लिख दिया, देखो पहला और दूसरा अक्षर ए बी बटे दाई तरफ का भी पहला दूसरा अक्षर क्या है, पीक्यू। तो ए बी बटा पीक्यू बराबर दूसरा और तीसरा अक्षर बीसी, दाई तरफ का भी दूसरा तीसरा अक्षर होगा क्यू आर, तो बीसी बटा क्यू आर के बराबर होगा। ए बी बटा पीक्यू बराबर होगा बीसी बटा क्यू आर के। ठीक है, बाई तरफ तो हमने वैसे ही रखा ए बी बटा पीक्यू बराबर, ऊपर और नीचे 1/2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1/2 गुणा बीसी और नीचे हो गया 1/2 गुणा क्यू आर। ठीक है, बस ऊपर नीचे 1/2 का गुणा किया। अब देखिए दोस्तों 1/2 बीसी किसके बराबर है, बीडी के। ठीक है, तो 1/2 बीसी की जगह रख देंगे हम बीडी। तो देखो ए बी बटा पी क्यू को तो वही रख दिया, 1/2 बीसी की जगह रख दिया बीडी। उसी प्रकार बट्टे में क्या था, 1/2 क्यू आर, और 1/2 क्यू आर कितना है दोस्तों हमारा, क्यू एम के बराबर। तो 1/2 क्यू आर की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू एम। तो ए बी बटा पी क्यू हमारा आ जाएगा बीडी बटा क्यू एम के बराबर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। दोस्तों हमें दे रखा है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के भी संगत कोण बराबर होंगे। तो हमने बीच वाला अक्षर पकड़ा दोनों त्रिभुजों का, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ठीक है, कोण बी ये है और कोण क्यू ये है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 2। दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम की। ये है त्रिभुज एबीडी हमारा, जिसे हमने पीले रंग से दिखाया त्रिभुज एबीडी, और ये है त्रिभुज पीक्यूएम जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण बी बराबर कोण क्यू, तो हमने लिख दिया कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 2 से। कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हैं। ठीक है, और समीकरण 1 में निकाला था हमने ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम के, तो हमने लिख दिया ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम के समीकरण 1 से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए त्रिभुज एबीडी में कोण बी को बनाने वाली भुजाएं हैं ए बी और बी डी, और त्रिभुज पी क्यू एम में कोण क्यू को बनाने वाली भुजाएं हैं पी क्यू और क्यू एम। तो यहाँ पर देखिए कोण बी को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, कोण बी और कोण क्यू को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर होना चाहिए, बराबर है बी डी बटा क्यू एम के।
ठीक है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम के। इसका मतलब क्या निकला कि कोण बी और कोण क्यू को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात जो है दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कसौटी लग जाएगी, एस एस की कसौटी। ठीक है, एस एस की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे समरूप। तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब इनका क्रम की बात कर लेते हैं। तो देखो कोण को तो बीच में लिखते हैं, तो बी को बीच में लिखा हमने। फिर हम बाईं तरफ वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पहले कोण को बीच में लिखा, पहली भुजा कोण पे खत्म होगी, हो रही है बी पर, तो ए जो है सबसे पहले लिख देंगे, पहला अक्षर जो है भुजा का, तो ए लिख दिया। फिर दूसरी भुजा कोण से शुरू होगी, तो दूसरी भुजा का जो दूसरा अक्षर है वो तीसरा अक्षर होगा हमारा। तो हो गया त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज। अब कोण क्या है इसमें, दाईं तरफ क्यू, तो हमने क्यू को बीच में रखा। अब बट्टे में देखिए पहली भुजा क्यू पे खत्म हो रही है कोण पे, तो पहली भुजा का पहला अक्षर हमारा पहला अक्षर हो जाएगा। दूसरी भुजा कोण से शुरू हो रही है क्यू से, तो दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर जो है वो हमारा अंतिम अक्षर होगा, तीसरा अक्षर। तो हमें मिलेगा त्रिभुज पीक्यूएम। तो त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज पीक्यूएम के। दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक के अनुपात में होती हैं। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम की संगत भुजाएं एक के अनुपात की होंगी। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा अक्षर लिया हमने ए बी, तो दाईं तरफ वाला भी पहला और दूसरा लेंगे यानी कि पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर होगा। अब हमने पहला और तीसरा अक्षर लिया यानी कि ए डी, दाईं तरफ भी पहला और तीसरा लेंगे यानी कि पी एम, तो बराबर होगी ए डी बटा पी एम के। तो ए बी बटा पी क्यू होगा हमारा ए डी बटा पी के, ए डी बटा पी एम के बराबर। ठीक है, इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 3। हमने समीकरण 3 को लिख लिया। और दोस्तों हमें प्रश्न में ही दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हमने प्रमेय 6.6 के वीडियो में सिद्ध किया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो पहला दूसरा अक्षर ले लिया ए बी, बटे में भी पहला दूसरा अक्षर लेंगे यानी कि पीक्यू, तो ए बी बटे पीक्यू के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटा पी एम के। तो हम ए बी बटा पी क्यू की जगह रख देंगे ए डी बटा पी एम। ठीक है, तो हमने बस ए बी बटा पी क्यू की जगह रख दिया ए डी बटा पी एम। तो हमारा आ गया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, ए डी बटा पी एम के वर्ग के बराबर। ए डी भी हमारी माध्यिका थी, ठीक है, और पी एम भी माध्यिका थी, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया हमारे, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और उस त्रिभुज के तीनों कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हम पहले बना लेते हैं। हमें कहा गया एक वर्ग, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो हमने ABCD एक वर्ग बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज की भुजा की लंबाई a है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, √2a। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण BD की लंबाई कितनी होगी, √2a। अब हमसे कहा गया है कि वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम वर्ग की भुजा AB पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABE। ठीक है, तो त्रिभुज ABE बना लिया हमने। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, a होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजा पर बनाया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई a है। और अगर वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया तो समबाहु त्रिभुज की बाकी भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी, a ही होगी। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया त्रिभुज ABE समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABE बना दिया वर्ग की भुजा AB पर। उसी प्रकार हमने वर्ग के विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया त्रिभुज BFD। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण जो BD है इस पर हमने एक त्रिभुज बना दिया BFD समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, जितनी BD की लंबाई है। ठीक है, यानी कि √2a, तो हमने लिख दिया √2a √2a।
ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दोनों त्रिभुज बना लिए, एक वर्ग की भुजा पर और एक वर्ग के विकर्ण पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज ए बी जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, हमने बना दिए। उसी प्रकार त्रिभुज बी एफ डी, ये भी जो है समबाहु त्रिभुज है, तो इसके भी तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, तो हमने बना दिए। अब दोस्तों त्रिभुज ए बी और त्रिभुज डी बी एफ में, ठीक है, त्रिभुज ए बी नीचे वाला समबाहु त्रिभुज और ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज डी बी एफ, ठीक है। इसमें देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए और कोण डी दोनों 60 डिग्री के हैं, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण डी, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण बी, पर ये वाला कोण बी और ये वाला कोण बी, ठीक है, त्रिभुज ए बी का कोण बी और त्रिभुज बी एफ डी का कोण बी या डी बी एफ का कोण बी, ठीक है, ये दोनों 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोणों को हमने बराबर लिख दिया, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। और कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई 60 डिग्री का है, कोण एफ भी 60 डिग्री का है, दोनों 60 डिग्री के हैं, ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर है, तो कोण ई बराबर कोण एफ लिख दिया। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। अब ए कसौटी द्वारा, कोण 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 कसौटी द्वारा, एंगल 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 कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। क्रम क्या होगा, बस कोणों के क्रम में लिख देंगे, ए बी ई, त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज डी बी एफ के, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी समरूप आ गया हमारा त्रिभुज डी बी एफ के। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि दोनों जो समबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी नीचे वाला और त्रिभुज डी बी एफ ऊपर वाला, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। वैसे भी दोस्तों अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप ही होते हैं, ठीक है, फिर भी हमने यहाँ पर उसको सिद्ध किया। अब दोस्तों प्रमेय 6.6 के वीडियो में हम सिद्ध कर चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए बी और डी बी एफ, तो इनके त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो हमने पहला दूसरा अक्षर ले लिया ऊपर नीचे, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लेंगे ऊपर तो आ जाएगा ए बी, नीचे पहला दूसरा अक्षर लेंगे तो आ जाएगा डी बी, तो आ गया ए बी बटा डी बी के वर्ग के बराबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए ए बी कितना है, ए है, और डी बी कितना है, अंडर रूट 2 गुणा ए, तो इन दोनों के मान रख देते हैं, ठीक है। ए बी की जगह रख दिया हमने ए और डी बी की जगह रख दिया अंडर रूट 2 गुणा ए। अब ए से ए कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, का होल वर्ग तो है ही, ठीक है। तो 1 बटे अंडर रूट 2 का होल वर्ग, एक का वर्ग होगा 1 और अंडर रूट 2 का वर्ग होगा 2, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। तो हमारा आ गया त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2। अब ये जो बटे में है त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल, इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल। दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वर्ग की भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसी वर्ग के विकर्ण यानी कि डीबी या बीडी के, बीडी जो विकर्ण है उस पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज डीबीएफ, ठीक है, का आधा होता है। तो देखो डीबीएफ के क्षेत्रफल का आधा आ गया, ठीक है, यही हमें दर्शाना था। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी और डी, हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया एबीसी जो हमें प्रश्न में दे रखा है, फिर हमें प्रश्न में दे रखा है कि डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो एक डी मध्य बिंदु ले लिया भुजा बीसी का, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि बीसी बराबर 2 बीडी होगा, कैसे, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जो है बीडी जो है वो बीसी का आधा होगा, इसका मतलब बीसी जो है बीडी का 2 गुना होगा, तो हमने लिख दिया बीसी बराबर 2 गुना बीडी, ठीक है। और हमें दे रखा है एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं, वैसे तो अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं,
फिर भी हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप इस प्रश्न में सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो एबीसी तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब हमें बीडी एक त्रिभुज बनाना है जो समबाहु त्रिभुज हो। तो बीडी की लंबाई तो यहाँ पर निश्चित हो गई है, तो उसी लंबाई की और दो भुजाएं लेनी होंगी हमने। तो हमने ले ली डीई और बी। ठीक है, ये जो है बीडी के बराबर ही होंगी, तो बीडी भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कोण ए जो है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री होगा, कोण बी 60 डिग्री होगा और कोण सी 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार त्रिभुज बीडी में भी तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, तो कोण बी तो 60 डिग्री लिख ही लिया, कोण डी भी 60 डिग्री होगा और कोण ई भी 60 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईबीडी में। ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईबीडी में। ठीक है, यहाँ देखिए कोण ए बराबर कोण ई, कोण ए और कोण ई जो है 60 डिग्री के हैं दोनों, तो दोनों बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। उसी प्रकार कोण बी बराबर कोण बी, ये तो 60 डिग्री है ही, दोनों 60 डिग्री हैं। ठीक है, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी और कोण डी ये दोनों 60 डिग्री के हैं, बराबर होंगे। कोण के लिए एंगल के लिए लिख दिया। तो ए कसौटी से, ठीक है, ए कसौटी या कोण 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 या एंगल 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 कसौटी द्वारा क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्रम क्या होगा, यही होगा, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ईबीडी के। तो त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ईबीडी के। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी जो है समरूप त्रिभुज है, ये हमने निकाल लिया। और शुरू में हमने निकाला था कि बीसी बराबर 2 बीडी होगा, बीसी जो है 2 बीडी के बराबर होगा क्योंकि डी मध्य बिंदु है बीसी का। अब दोस्तों अध्याय 6 की प्रमेय 6.6 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईबीडी जो है समरूप है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। तो हम यहाँ पर दूसरा और तीसरा अक्षर पकड़ रहे हैं, दूसरा और तीसरा अक्षर है बी और सी, तो बट्टे में भी दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ेंगे यानी कि बीडी। तो बीसी बटा बीडी ये संगत भुजाएं होंगी के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बीसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 गुणा बीडी, तो बस बीसी की जगह यहाँ पर रख देंगे 2 गुणा बीडी। ठीक है, बाकी सब वही लिखा हमने, बीसी की जगह लिख दिया 2 गुणा बीडी। ठीक है, ऊपर बीडी है नीचे बीडी आपस में कट जाएगा, तो ये बचेगा 2/1। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2/1 का वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, अब ऊपर था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, नीचे था त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ईबीडी का क्षेत्रफल का है या त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल का है, एक ही बात है। क्षेत्रफल के लिए क्रम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीडीई एक ही त्रिभुज है। तो हमने त्रिभुज ईबीडी के क्षेत्रफल की जगह लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, क्योंकि बात एक ही है, क्षेत्रफल में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बट्टे में 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 4/1। यानी कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल के साथ कितना आ रहा है, 4:1। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4:1। अब हम आ जाते हैं हमारे विकल्पों पर, तो कौन सा विकल्प हमें दे रहा है 4:1, विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी दे रहा है हमें 4:1, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी अर्थात 4:1। प्रश्न 9 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 9 में भी प्रश्न 8 की तरह सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, चारों विकल्पों में से हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। हमें प्रश्न में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा, तो दोस्तों हमने प्रमेय 6.6 के वीडियो में पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध किया था वहां पर। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 4:9। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा यहाँ पे, 4/9, क्योंकि 4:9 दे रखा है, 4/9 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि 4 × 4 होता है 16
और 9 गुणा 9 होता है 81। तो 4 का वर्ग हो गया 16, 9 का वर्ग हो गया 81, तो हमें मिल गया 16/81। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया हमारा 16/81। अब हम देख लेते हैं कौन सा विकल्प में हमें 16/81 दे रखा है, विकल्प डी में। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, विकल्प डी, या हम कह देंगे 16/81। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।